हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और करने वाले हैं इसको प्रूफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं करवा दूं पहले छोटा सा हेडिंग अपना। हाइजेनबर्ग, एक जमाने से आप पढ़ते आ रहे हैं यार, हाइजेनबर्ग HEI, ठीक है भैया, हाइजेनबर्ग, ठीक है भैया, हाइजेनबर्ग, ठीक है। अनसर्टेनिटी, ओके सर, निटी, ओके सर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, इस टॉपिक के बारे में सर क्या ही कहें हम। ये तो हर जगह हाथ मार रहा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, सब में हाथ मार दिया इसने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोर का परमाणु मॉडल फ्लॉप कर दिया था। और पता है बोर के परमाणु मॉडल में क्या कहानी थी कि यार किसी गतिशील पार्टिकल यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ सही निर्धारण संभव है। ये बोर का परमाणु मॉडल है। अरे सर हाइजेनबर्ग आ गए, ये बोले सर ये असंभव है, और इन्होंने इसी बेस पे क्या कर दिया, बोर का परमाणु मॉडल बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है। नहीं है, क्या कहना था इनका ये कहना था कि किसी गतिशील पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। इस एक लाइन ने पूरा बोर का परमाणु मॉडल फ्लॉप कर दिया। अच्छा पहले मैं लिखवा दूं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि दिस प्रिंसिपल, यानी कि इस नियम के अनुसार। आखिर ये नियम कहता क्या हमसे कि भैया इस नियम के अनुसार, हाँ सर, इस नियम के अनुसार, ओके सर, बताइए सर क्या करने वाले हैं आप। इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी गतिशील कण, लाइन पे ध्यान देना, किसी गतिशील, आप अति सूक्ष्म भी लगा सकते हो पर मैं दे दूंगा, किसी गतिशील कण जैसे, अरे जैसे कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन, भैया मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है बेटे, पोजीशन, अरे क्या बात है बेटा, पोजीशन तो बहुत जानते होगे आप, हर एक पोजीशन जानते होगे, पोजीशन तथा वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी आप जानते होगे, किस पोजीशन में कितनी वेलोसिटी लगानी है। अरे बहुत एक्सपर्ट हो तुम। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तथा वेलोसिटी का एक साथ, ठीक है, का एक साथ, ठीक है सर, का एक साथ, ठीक है, सही निर्धारण संभव नहीं है। सही मतलब सही, यथार्थ बोलते हैं इसको, सही को बोल देते हैं एग्जैक्ट, EXACT, ठीक है, एग्जैक्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है, सही निर्धारण, ठीक है बेटा, निर्धारण संभव नहीं है। अच्छा सर तो मतलब असंभव होगा नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तथा वेलोसिटी का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। ओके सर, ओके एग्जैक्ट मतलब यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको हम गणितीय रूप में लिखें, अरे लिख दो इसमें गणितीय रूप में, क्या लिखने वाली बात है इसको। गणितीय रूप में क्या आता भैया, गणितीय रूप में क्या आता, डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा p आ जाएगा, और इज ग्रेटर देन टू इक्वल h/4 पाई। देखो आप बीएससी 5th सेमेस्टर में हैं, यानी कि आप बीएससी 5th सेमेस्टर में हैं तो हैं, और होना काफ़ी नहीं होता। आप जो है ना इस h/4 पाई को आप चाह रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो। आप अगर आपका मन कर रहा है तो आप h/2 भी लिख सकते हो, बिकॉज h कट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है भैया, वो किसके बराबर होता है, वो h/2 पाई के बराबर होता है। ये पता होना चाहिए, है ना। तो 4 पाई को 2 पाई में तोड़ दो तो आप h/2 भी लिख सकते हो। अरे सर हाथ छड़ा दो इसको, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बाद में देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा p इज ग्रेटर देन टू इक्वल h/4 पाई, वेयर h equal to Planck constant, its value is 6.6 multiplied 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। ये सबको याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, गणितीय रूप में सर हमारा ये आ गया, सर गणितीय रूप में आपने ये करवा दिया, ठीक है सर। सारी कहानी इसी की थी, बोर के परमाणु मॉडल को फेल करने में, लेकिन ससुरा ये माना नहीं, ये अपना नियम दे दिया, बोला बोर का नियम गलत साबित हो गया। अच्छा ये बताओ बेटे वेयर कहाँ, वेयर जहाँ
डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, वेयर डेल्टा एक्स क्या? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ठीक है भैया, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। अच्छा डेल्टा पी क्या? देखो मैं फालतू बकवास नहीं करने वाला हूँ, अरे भैया अपना मेन पॉइंट पे ध्यान दो, क्यों फालतू की बकचोदी काटनी हो रही है। डेल्टा पी इक्वल टू ये क्या है? ठीक है, निटी ऑफ मोमेंटम, लाइन पे ध्यान देना, मोमेंटम, यार नाम बड़ा लंबा है, मोमेंटम, टन टना टन टन है, तो ये डेल्टा पी हो गया। अच्छा देखो ये रूल आपको बताता है क्या, ये लाइन पे ध्यान देना, ये कहता है आपसे, देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से साफ साफ स्पष्ट होता है कि अगर किसी पार्टिकल की, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन सही से निर्धारित हो जाती है, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन सही निर्धारित हो जाती है तो उसके जो वेग में क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। और अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी सही निर्धारित हो जाती है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। साला दोनों ही एक साथ आप निर्धारित नहीं कर सकते, ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यार, बस सोचने वाली बात है। तो यहां ध्यान दो, यहां पर एक लाइन पर फोकस करना है आपको, वो लाइन ये वाली है। तो ये इक्वेशन हमको बताती है कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन तथा अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का जो गुणनफल होता है वो h/4π के बराबर या उससे अधिक होता है। और इस लाइन को मैं लिखने वाला भी हूं कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि भाई इस इक्वेशन ठीक है बेटा, इस इक्वेशन से क्या है? स्पष्ट है कि इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि, ठीक है, क्या स्पष्ट है वही बताता हूं मैं तुम्हें। किसी गतिशील, आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन बोल दो या किसी गतिशील, ठीक है बेटा, किसी गतिशील, ठीक है, अति सूक्ष्म कण, ठीक है, अति सूक्ष्म कण की अनसर्टेनिटी, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं चलो मैं, अनसर्टेनिटी, ओके सर, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन तथा अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, अनसर्टेनिटी, ठीक है, ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, का मल्टीप्लाई, का गुणनफल जो होता है भैया वो h/4π के बराबर, ठीक है, या अधिक होता है, या कैसा होता है बेटे? या अधिक होता है, के बराबर या अधिक होता है। भैया ये चीज मैंने लिखवा दी और आपको समझ में आ गई है। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि आप लिख सकते हो कि यार, इस समीकरण से स्पष्ट है कि और लिख सकते हो कि अगर किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की पोजीशन ठीक निर्धारित हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी निर्धारित नहीं हो सकती, और अगर यानी कि उसकी वेलोसिटी में अनिश्चितता होगी, और अगर किसी पार्टिकल की, ठीक है, वेलोसिटी सही निर्धारित हो जाती है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, मर्जी है, वरना इतने रहने दो। चलिए अब इस चीज को हम करने वाले हैं प्रूफ। अरे भैया इस चीज को हम करने वाले हैं प्रूफ वेब पैकेट की सहायता से। पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। पेपर में इतने लिख के आना काफ़ी हो गया हमारे ये, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज, ठीक है। बाकी भैया मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस इतनी काफ़ी है, इसमें बहुत है इतना ही, ठीक है। हाइजेनबर्ग अब प्रूफ जो है ना, प्रूफ यार प्रूफ देना है भैया, तो प्रूफ देने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं प्रूफ इसका। तो भैया इसका प्रूफ मैं करवाता हूँ यहाँ से। क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे भाई दिखाई दे रहा हूँ, तो करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा तेल निकलने नहीं दूंगा। तो ये जो करते हैं हम प्रूफ, तो लाइन पे ध्यान देना, हमें प्रूफ करना क्या है, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी मल्टीप्लाई में या तो ये प्लांक कांस्टेंट एच के बराबर होता है, या तो ये प्लांक कांस्टेंट एच के बराबर होता है, या फिर आप लिख सकते हो h/4π, यानी कि या h/4π से कैसा होगा भैया, h/4π के बराबर होगा, या इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आप ये लाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ना मैं ऐसे समझते हैं भैया, देखो बेटा लाइन पे ध्यान देना। ये जो है ना मेरे पास, मैं दो वेव लूँगा, एक तरंग मेरे पास ये है, ये मेरे पास केवल एक ही तरंग है, ठीक है।
फिर दूसरी तरंग मेरे पास ये है, दोनों के आयाम समान है, दोनों के बेटे क्या है, आयाम कैसे हैं, समान है, और ये टाइम क्या रहेगा मेरे पास, टी रहेगा। ठीक है, ध्यान देना ये नोट्स है इसकी, इस नोट्स पे पूरी तरंग जीरो हो जाती है। और भी अदर तरंग आप बना सकते हो, मर्जी है आपकी इस टाइप से, अंदर अंदर एक तरंग और ले बना दो ऐसा करके, ये भैया ये तरंग, चलो रहने दो यार, ऐसे ही रहने दो, बहुत है, इतना ही, इतनी ज़्यादा खिचपिच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरंगों का आयाम, तो इसका भी आयाम ए रहेगा, इस तरंग का आयाम भी हमारा कितना रहेगा बेटा, ए रहेगा। तो मैं जरा लाइन पे ध्यान देना, मैं मान रहा हूँ, माना दो तरंगे, माना दो तरंगे, कितनी मान लें भैया, माना दो तरंगे जिनके आयाम, माना दो तरंगे जिनके आयाम कैसे हैं, जिनके आयाम समान हैं, जिनके आयाम समान है। ठीक है, जिनके आयाम समान कितने हैं बेटे, समान है, तो कितने हैं, ए है। माना दो तरंगे जिनका आयाम कितने हैं, समान ए हैं। तब देखो इनके विस्थापन निकाल लें। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं y1 का मान निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आएगा ए साइन, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तरंग का समीकरण ओमेगा 1 टाइम टी। ठीक है, और भैया k1x। ठीक है, ऐसी y2 जब निकालोगे आप तो ये आ जाएगा ए साइन, ठीक है, ओमेगा 2 टी माइनस के k2x। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से आपने पढ़ा है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे क्या कहता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। सर ये सिद्धांत तो हमने पढ़ा, पर सर ये होता क्या है ये तो नहीं पता हमें, तो होता बहुत कुछ है, y बराबर y1 प्लस के y2। ठीक है सर, अब देखो जरा, अच्छा ये y1 की वैल्यू कितनी मैं पुट करने वाला हूँ, y1 की वैल्यू जो है वो है मेरे पास a साइन, ठीक है सर, कितनी है, ओमेगा 1 टी माइनस के k1x। ठीक है सर, और a साइन ओमेगा 2 टी माइनस के k2x। ठीक है, इतनी तो है हमारी। ठीक है, अच्छा a मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैंने a कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा, इसको आप a मानो, इसको आप b मान लो। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन b का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा। अरे सर हमने ना पढ़ा, सर आप बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा 2 साइन a प्लस के b और अपॉन के 2, और फिर मेरे पास आ जाएगा बेटा कोस a माइनस के b अपॉन के 2। यार जिस चीज़ को तुम समझते हो ना बड़ी डिफिकल्ट है, वो रियलिटी में बहुत ईजी होती है। चलिए यहाँ मैंने ए लिख लिया ऐसे ही, यहाँ लिख लो, चलो दूसरे को नीचे को, और ए, तो बेटा जरा ध्यान देना लाइन पे, अब फॉर्मूला लगा दो, तो मैं यहाँ कर लूँगा 2a। ठीक है, मैंने लगा दिया फॉर्मूला ये वाला 2a, आ गया मेरे पास कितना बेटा, साइन आ गया। अब देखो जरा लाइन पे ध्यान देना से करके, ओमेगा 1t। ठीक है सर, ए इसको आप चाहो तो ये वाला ब्रैकेट लगा लेना, ओमेगा 1t माइनस के k1x। ठीक है भैया, प्लस के ओमेगा 2t माइनस के k2x। ठीक है, अपोन में कितना जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा, बड़ा वाला कोष्ठक क्या कर दोगे, बंद कर दोगे आप। ठीक है, फिर मेरे पास कोस आ जाता है। अब कोस में भी सेम कहानी ऐसी होती है, a माइनस के b, तो a मेरे पास कितना है इस समय, a मेरे पास कितना भैया, ओमेगा 1 t माइनस के कितना है, ओमेगा 2 यानी कि k1x। ठीक है, यही है b, यही हो गया। ठीक है, इसको बंद कर दो, माइनस के, फिर से मेरे पास घटा दिया मैंने, ओमेगा 2t माइनस के k2x। ठीक है सर, ये भी घटा दिया, अपोन में कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इतना कर दिया मैंने, कर दिया सर इतना, 2a साइन, देखो बेटा लाइन पे ध्यान देना, ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t, तो यहाँ से t मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, साले को पकड़ के बाहर खींच लो, हटा भैया, हम भी गुस्से में हैं तो ये भी गुस्से में है, ये कह रहा भैया तुम हमसे ज़्यादा गुस्से में हो, हम तुमसे ज़्यादा गुस्से में हैं, तो ये ओमेगा t, तो ये मेरे पास क्या आ गया, t बाहर आ गया भैया, प्लस का साइन आ गया। अब देखो ये क्या है, माइनस के k1x है और ये माइनस के k2x है, तो साहब यहाँ से जो है मैं माइनस का कॉमन ले लूँ, देखो माइनस के k1x और माइनस के k2x, तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से जो हूँ ना माइनस के कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास जब माइनस का मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा k1 प्लस के k2 और बाहर आ जाएगा मेरे पास कितना x, अपोन में कितना रह जाएगा भैया, मेरे पास 2 रह जाएगा, इधर मेरे पास कोस रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास डेटा आता है, देखो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा t2। ठीक है, लिख लो इसको ऐसे, ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2t आ जाएगा, और अपोन में क्या रह जाएगा बेटा, अपोन में अभी हम बाद में कर लेंगे इसको, अपोन में पूरे को ले जाओ, बाद में देख लेंगे दूसरे को से 2 को अभी। अब माइनस के देखो मेरे पास ध्यान देना, देखो ये माइनस का k1x है और ये माइनस के ये k2x है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, k1 माइनस के k2 और मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के k1 माइनस के k1x आ जाएगा, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस के k2x आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, माइनस के k1x और माइनस के k2x को अलग लिख लिया, है ना। चलिए मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ अब। अच्छा नीचे जगह बची है अभी बेटा, आ जाएगा,
आ जाएगा सर, चलो ना आगा देख लेंगे, नहीं आ पाएगा है ना, तो नहीं आ पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। अच्छा सर ध्यान देना बेटे, मैंने क्या कर दिया, इसको इरेज उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 की भाग इसमें करता हूँ, 2 की भाग इसमें करता हूँ, 2 की भाग इसमें, 2 की भाग इसमें, इसके बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। सर क्या बात बता दी आपने, मज़ा आ गया आज के टॉपिक में, तो बड़ा शानदार टॉपिक है 2 sin, ठीक है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस के ओमेगा 2, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, आराम से करो, अपोन में कितना जाएगा बेटे 2 आ जाएगा, ये रह गया टी, माइनस के, ठीक है सर, K1 प्लस के K2, ठीक है, और अपोन में कितना जाएगा बेटे मेरे पास 2 आ जाएगा, इसको मैंने ऐसा करके लिख दिया, और बाहर कितना रह गया मेरे पास x रह गया, ठीक है सर, इसको इरेज कर दूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब सेम कहानी मेरे पास मिलती है देखने के लिए कोस में, कोस में मेरे पास क्या रह गया बेटा, कोस में मेरे पास रह गया यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2, और कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ना यहाँ जो है इस पे लगा के और अपोन में 2 लिखो, और बाहर हमारा कितना है टी है भाई, बाहर हमारा टी कहीं भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ लिख लो टी को, या ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही टी रहने दो, ठीक है, या अलग से लिख लो, वो मर्जी है आपकी। माइनस के मेरे पास रह जाएगा K1 माइनस के K2, और अपोन में कितना जाएगा बेटे 2 रह जाएगा ये, ठीक है, और बाहर कितना रह गया मेरे पास x रह गया है ना, ये मेरे पास डेटा रह गया इतना। चलिए अब क्या होगा कि मैं इसको लिखने वाला हूँ 2a sin, बेटा इस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टी अपॉन 2 की जगह मैं खाली लगा दूंगा ओमेगा टी, फिर K1 प्लस K2 अपॉन 2 की जगह यहाँ लगा दूंगा मैं खाली KX, ये मेरे पास बन गया, ऐसे मेरे पास कोस आ गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये क्या है डेल्टा ओमेगा, ये क्या है बेटा डेल्टा ओमेगा हो गया, ठीक है, अपोन में कितना जाएगा मेरे पास 2, और ये रह जाएगा मेरे पास टी, ऐसे माइनस के K1 माइनस K2, ये डेल्टा K हो गया, अपोन में 2 इंटू रह जाएगा x, ठीक है। अब ये वाला पहले ले लो और ये वाला बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मेरे पास रह जाएगा 2a sin, ठीक है सर, साइन हटा दो, 2a कोस कर दो, 2a कोस, और ये रह जाएगा मेरे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू में रह गया मेरे पास टी, फिर डेल्टा के अपॉन 2 इंटू में रह गया मेरे पास x, और मेरे पास भैया साइन बाद में पहुंच गया, साइन ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के KX, ठीक है। अब ये वाला पद तो हमारा खत्म हो जाएगा भैया, इसको हम मान लेंगे नगण्य, ठीक है, लेकिन इस पद को जो है ये वाला जो स्टेप है ये बहुत कूदेगा, और यही क्या करेगा बेटा आगे तहलका मचाएगा, धुआं निकालेगा सबका। चलिए यही तहलका मचा के धुआं कैसे निकालेगा वो भी अब हम चेक कर लेते हैं, करें फिर चेक इस चीज़ को। देखो एक नोड पर, जो ये नोड होती है ना, इस नोड पर तो ध्यान देना एट नोड्स, ठीक है, चलिए एट नोड्स, हम नोड्स पर आ गए, नोड्स नहीं नोड, एट नोड्स पर, ठीक है बेटे। चलिए जितने भी नोड हैं एट नोड्स पर क्या होगा कि जो मेरे पास ये 2a कोस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि डेल्टा के अपॉन 2 और इंटू एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बेटे बराबर हो जाएगा किसके 0 के, ओके, और ये गुणा वाला इधर आकर कायम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बात मेरे पास कितनी आ जाएगी, कोस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस के डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स, और भैया ये 0 किसके बराबर होता है, कोस या तो ये होता है 90 के बराबर होता है, या π/2, या 3π/2, या 5π/2, ठीक है, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हो सकता है 2n प्लस के 1 π/2 तक हो सकता है ये, ठीक है। अब इसके बारे में कोस से कोस हमारा कट जाएगा, तो बेटा हमारा क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 बचेगा इंटू टी बचेगा, फिर डेल्टा के अपॉन 2 बचेगा इंटू मेरे पास कितना बचेगा x बच जाएगा, ठीक है, बराबर में आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, कोस से कोस गया तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना π/2, कितना आ जाएगा बेटे ये π/2 आ जाएगा, है ना। अब देखो जरा लाइन पे ध्यान देना, यानी कि कोस से कोस कट गया तो π/2 बचेगा, 3/π/2, ऐसी 5/π/2, ऐसी डॉट 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 कहानी चलती रहेगी आगे को। अब देखो अब क्या लेना है तुम्हें, अब तुम्हें लेना है x1, यानी कि x1 तथा x2 लेने पर, x1 तथा x2 पर, चलिए मैं इसको एरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी फास्टली ले लेगा स्क्रीनशॉट। अब भैया x1 और x2 हमारा आ जाता है, ठीक है, अरे इजी है, कुछ ना बस हो चुका है। अब x1 एक बार ले लो x1, तो देखो बेटा डेल्टा ओमेगा अपॉन में 2 इंटू टी ऐसे रहेगा सेम, और डेल्टा के अपॉन में 2 और इंटू x1 मेरे पास यह जाएगा, और यह आ जाएगा π/2 पहली के लिए, ठीक है, पहले तरंग के लिए, डेल्टा 2 अपॉन 2
टी आ जाएगा, फिर डेल्टा के अपॉन 2, यहाँ मेरे पास x2 हो जाएगा, ये आ जाएगा दूसरी तरंग के लिए 3 पाई अपॉन 2, है ना। इक्वेशन नंबर कौन सी है मेरे पास, फर्स्ट होगी। इक्वेशन नंबर कौन सी है मेरे पास, सेकंड होगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से मेरे दोस्तों पहली इक्वेशन को घटा दूं तो क्या मुझे कोई दिक्कत पड़ने वाली है? सर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, घटा दे रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो अब मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ये प्लस का पहले लिख लो, यानी कि डेल्टा के अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास x1, माइनस वाला बाद में लिख लो, डेल्टा के अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास x2, बराबर कितना हो गया मेरे पास 3 पाई अपॉन में कितना जाएगा बेटे 2 आ जाएगा, और माइनस के पाई अपॉन 2 को क्या करोगे, घटा दोगे आप। इस चीज़ को कर दूँ मैं इसको इरेज, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। देखो आ ही चुका, बस थोड़ा सा रह गया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से डेल्टा के अपॉन 2 को क्या कर लूँगा बेटा, कॉमन ले लूँगा। मेरे पास रह जाएगा x1 माइनस के क्या रह जाएगा मेरे पास x2 रह जाएगा। अब जब मैं 3 पाई बाई में से पाई घटाऊंगा तो 2 पाई बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, खाली बचेगा मेरे पास कितना, पाई रह जाएगा यहाँ। ठीक रह गया मेरे पास पाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, पाई हमारा रह गया, ओके ओके ओके। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इस x1 माइनस x2 को क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x है भैया, क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा के अपॉन 2, डेल्टा x बराबर कितना आ गया मेरे पास, पाई आ गया, है ना, इतना आ गया। अब देखो क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे भैया, अब छोटा सा पॉइंट और है, इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है भैया। अब इसके आगे जो करना है आपको, अब फोकस करना है ठीक से बोर्ड पे, ठीक है। समीकरण नंबर मैं इसको डालूंगा 3rd। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई मेरे पास जो होता है ना, लैम्डा बराबर कितना होता है, यानी कि जो के होता है वो 2 पाई बटा लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ डेल्टा के कर दूंगा तो मेरे दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा मेरे पास डेल्टा लैम्डा, ठीक है। अब जहाँ डेल्टा के है वहाँ मैं क्या लगा दूंगा, 2 पाई अपॉन डेल्टा लैम्डा लगा दें, सही है सर, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे में मेरे पास 2 रह जाएगा, और डेल्टा लैम्डा मैंने लगा दिया इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटे, पाई हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, और 1 पाई से हमारा 1 पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि इनटू मेरे पास कितना बचेगा, डेल्टा एक्स बच जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। और ये भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा, तो गुणा में पहुंच जाएगा, पर मैं अभी लेके नहीं जाऊंगा इसको। इक्वेशन नंबर कितना मान लूंगा मैं, 3 मान, यानी कि 4 मान लूंगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है मैंने क्या करा, मैंने क्या काम करा भैया, इस डेल्टा का यानी कि समीकरण 3 से मैंने क्या काम करा, डेल्टा के का मान लगा दिया यहाँ पर। डेल्टा के का मान कितना है मेरे पास, 2 पाई बटा डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा के की जगह मैंने 2 पाई बटा डेल्टा लैम्डा लगाया, तो मुझे कुछ मिला ये वाला 2 पाई बटा डेल्टा लैम्डा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको पता है, आपने पढ़ा दी ब्रोगली इक्वेशन, फ्रॉम दी ब्रोगली इक्वेशन, ये भी लगती है इसमें भैया, फ्रॉम दी ब्रोगली इक्वेशन, ओके। चलिए भैया, यानी कि दी ब्रोगली समीकरण से। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ मैं डेल्टा लैम्डा लिख के एच अपॉन डेल्टा पी कर सकता हूँ, कर लिया। अब जहाँ डेल्टा लैम्डा है समीकरण 4 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन, किससे बेटे, फ्रॉम, और हो चुका थोड़ा सा रह गया, फ्रॉम इक्वेशन, ओके भैया, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब जहाँ 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा है वहाँ मैं h अपॉन डेल्टा पी रख दूंगा, रख दिया, बराबर में कितना हो जाएगा भैया, इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना है मेरे पास, 1 हैगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा डेल्टा पी को मैं ऊपर ले जाऊँ, मैंने रख दिया नहीं रख दिया, देखो डेल्टा पी को मैं ऊपर ले जाऊँ, हाँ सर डेल्टा पी को ऊपर ले जाओ, तो डेल्टा पी अपॉन में कितना रह गया मेरे पास, h इंटू कितना रह गया बेटा, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 1, ये भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया मेरे पास एच। और यही क्या मुझे प्रूफ भी करना था, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया आपको, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच होता है, या इज ग्रेटर देन टू इक्वल एच अपॉन 4 पाई होता है। तो यही क्या है मेरे पास, यह क्या है, यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, यह हाइजेनबर्ग, लिख दे रहा हूँ मैं, हाइजेनबर्ग, ठीक है, यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है भैया, अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल है, PRINCIPL है, प्रिंसिपल है।
तो ये आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो डेल्टा लैम्डा फॉर डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इधर हो गया हमारा, यानी कि डेल्टा लैम्डा इधर भी, क्योंकि भैया डेल्टा लैम्डा तो मैंने डेल्टा लैम्डा करा तो डेल्टा पी आ गया, तो मैंने क्या काम करा, डेल्टा लैम्डा की जगह एच अपॉन डेल्टा पी लगा दिया, डेल्टा पी ऊपर पहुंच गया तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स आ गया, एच मेरे पास कहाँ पहुंच गया बेटा ये वाला, ये मेरे पास इधर गुणा में पहुंच गया भाग वाला, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया एच, या इज ग्रेटर देन टू इक्वल एच अपॉन 4 पाई, वेयर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए यह है क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो कर लोगे इस चीज को प्रूफ, एक छोटे से डेरिवेशन था, आराम से कवर करवा दिया, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको करो पढ़ो, इतना मोस्ट भी नहीं है पेपर में, मुश्किल से पूछा जाता है, लेकिन जो स्वार्ज इक्वेशन मैंने करवाई थी पिछले लेक्चर में वो पक्का आती है, उसको तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।